प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th की मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और कक्षा 10 की जो मैथ्स है वो हम डॉक्टर मनोहरे की जो बुक आती है उस बुक से आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चंस और एक्सरसाइज जो है हम डॉक्टर मनोहरे की बुक से लेंगे और उसी के आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आज हम इसका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं ये शुरू कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स देखिए और उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देखें, वास्तविक संख्याएं थोड़ा पिछले क्लासेस से हम आपको जोड़ते हैं जो आप संख्याओं को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपने जो संख्याएं पढ़ी हैं वो आपने पढ़ी हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये हम कक्षा 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स, और इंग्लिश में इन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसीलिए इसका जो n है वो हमने यहाँ ले लिया है। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। यानी n जो सेट है संख्याओं का वो 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। उसके बाद हमने संख्याएं पढ़ी हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भाई इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं थी इसमें शून्य की कमी गणितज्ञों को महसूस हुई। जब शून्य की खोज हुई तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को जोड़ लिया और हमने ये माना कि अब प्राकृतिक संख्याएं हमारे लिए पूर्ण हो गई हैं। इसलिए हमने इन्हें पूर्ण संख्याएं नाम दिया। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। और इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 0 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक चली जाती है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में हमारा 0 और बढ़ गया तो इन्हें हमने बोल दिया पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई। फिर हमने ऋणात्मक संख्याओं को गणितज्ञों ने परिभाषित किया और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हमने जोड़ ली ऋणात्मक संख्याएं और उन्हें नाम दिया हमने पूर्णांक संख्याएं। क्या नाम दिया? पूर्णांक संख्याएं। इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर नंबर या इंटीजर्स। इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और इसमें क्या होगा? 0 और साथ में +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, +3 -3, +4 -4 और इस तरीके से अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। यहां तक आते आते फिर अन्य संख्याओं की भी खोजें हुई। फिर बाद में कहा गया कि एक ऐसी लाइन की परिकल्पना की गई जिस पे हमारी सभी संख्याएं आ जाती हैं। एक ऐसी रेखा जिस पर हमारी जो हमने अभी तक पढ़ी हैं वो सभी संख्याएं आ जाती हैं। 0 इधर को हम दाईं तरफ प्रदर्शित कर दें तो 1 2 3 4 और इधर प्लस अनंत तक। बाईं तरफ में ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं -3 -4 और इधर माइनस अनंत तक। इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। इस संख्या रेखा की विशेषता होती है कि सभी जो संख्याएं हैं समान दूरी पर हम प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अभी हमने इस पर सिर्फ कौन सी संख्याएं प्रदर्शित की हैं? ये जो हमने ऊपर बात की है। यानी कि यदि हम यहां से इधर को देखें 1 से तो ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी सभी। 0 से दाईं तरफ को देखें तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई और सभी संख्याओं को देखें
तो ये पूर्णांक संख्याएं हो गई, यानी कि इधर धनात्मक संख्याएं और ये ऋणात्मक संख्याएं, और बीच में हमारा शून्य। शून्य के बारे में ये विशेषता है कि शून्य जो है ना ही धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो शून्य जब भी धनात्मक संख्याओं की बात करेंगे तो हम +1 से लेंगे, ऋणात्मक संख्याओं की बात करेंगे तो हम इधर -1 से लेंगे, शून्य को नहीं लेंगे, क्योंकि शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। एक बार अब यहाँ पर ये खाली जगह आप देख रहे हैं 3 और 4 के बीच, 2 और 3 के बीच, तो यहाँ पर भी तो संख्याएं होंगी। जैसे 0 और 1 के बीच, ठीक बीच की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा 1/2। 9th क्लास में हमने पढ़ा है इस चीज को कि यहाँ पर ये 1/2 होंगी। ऐसे ही अगर हम इसके बीच में संख्याएं देखें तो होंगी। 9th में हम ये पढ़ चुके हैं कि नहीं, दो संख्याओं के बीच में भी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी संख्याएं हम प्रदर्शित करते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसीलिए हम उन्हें वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, और इस रेखा को बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। ठीक, तो जो रियल नंबर्स हैं R, इसे हम R से प्रेजेंट करते हैं, यानी वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। और वास्तविक संख्याओं में जो ऊपर हमने पढ़ी हैं वो सारी संख्याएं आ जाएंगी, इन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक, और साथ में जो भिन्नात्मक संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। अब इसके लिए हम पर्टिकुलर, जैसे हमने ये प्रदर्शित कर दिया, नहीं दिखा सकते, इसे हम सिर्फ संख्या रेखा से ही दिखा सकते हैं। यानी 0 और 1 के बीच में जो भिन्न होंगी, दशमलव संख्याएं होंगी, वो सभी हमारी किस में आ जाएंगी, वास्तविक संख्या में। ऋणात्मक में जो हमारी भिन्न होंगी, या जो हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं होंगी, चाहे भिन्नात्मक के रूप में होंगी, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, वो सभी हमारी इसमें आ जाएंगी, जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम जरा वास्तविक संख्याओं को यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखें, ये संख्या रेखा है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, या हम कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु के लिए यहाँ पर एक संख्या होती है। प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि यहाँ पर यदि हम एक बिंदु ले लें ये, तो ये बिंदु किसी ना किसी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए भाई, रियल नंबर्स। और वास्तविक संख्याओं के हम दो भाग कर लेते हैं यहाँ पर, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर। या इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करें और Q हमारा 0 ना हो। ठीक है, तो Q बराबर 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जैसे 1/2, -3/5, 8/7, और जो अभी हमने 3 रूप देखे थे, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं, वो सभी संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं जो हम 9th में पढ़े, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 0.01, 0.01, इस तरीके की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याएं, हमारी परिमेय संख्याओं में
जो भी संख्याएं हैं, अब देखिए परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं, यानी ये सभी की सभी ये हमारी संख्या रेखा पर होती हैं। 9th में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ये हम प्रदर्शित कर चुके हैं। अर्थात अपरमेय संख्याएं भी सभी की सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या रेखा पर होती हैं, इसलिए वास्तविक हैं। परमेय संख्याओं में अगर हम बात करें तो देखिए परमेय संख्याओं में क्या क्या हो सकता है। परमेय संख्याओं में हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। तो यहाँ पूर्णांक संख्याएं जो भी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, और भिन्न संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक, तो पूर्णांक संख्याओं में आपकी कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? पूर्णांक संख्याओं में जो हम बता चुके सारी की संख्याएं 0 से लेकर जो लिखी हुई हैं इस तरीके की संख्याएं 0 +- 1 +- 2 +- 3 से लेकर अनंत तक, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिसे Z से प्रदर्शित कर देते हैं। भिन्न संख्याएं हमारी 1/2, 3/5, 4/7 इस तरीके की, ये हमारी सभी भिन्न संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं अब यहाँ पर दो हो जाती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो इसे भी दो बार लिख सकते हैं, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। यानी इसमें आएगा 1, 2, 3 और अनंत तक। यानी धन पूर्णांक को हम कह सकते हैं ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ऋण पूर्णांक हमारे -1, -2, -3 और अनंत तक। इन धन पूर्णांकों को ही हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां पर रह गया एक पूर्णांकों में क्या रह गया, इस शून्य की चर्चा रह गई। तो शून्य जो होता है, यहां लिख लें इसे, शून्य ना ही धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। जो शून्य है वो ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो इस तरीके से इस संख्या रेखा पर इस तरीके की संख्याएं होती हैं, जो कि हमने आपको एक तरीके से रिवाइज करा दिया, ये चीजें आपको पता थी। ठीक, अब जो भी आपने ये ग्राफ देखा है, इन सारी संख्याओं को मिला के हम कह सकते हैं क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर हम संक्रियाओं की बात करें, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक, तो यदि हम किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें, जैसे -4 + 3, तो उत्तर क्या मिला, -1। और -1 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि हमें यहाँ ऋण पूर्णांक के रूप में दिख रही है -1। यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। 3/2 प्राकृतिक संख्या है, 5/2 से गुणा करा दी, ये भी प्राकृतिक संख्या है, 5 × 15/4 ये मिला, ये परमेय तो है P/Q। और यहाँ देखिए परमेय संख्याएं किसका भाग होती हैं, वास्तविक संख्याओं का। यानी किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं की गुणा कराने पर हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यदि हम भाग कर लें, 3/2 भाग, दिख रहा है नहीं, चलो यहाँ लिख लेते हैं, 3/2 भाग 5/2, यानी 3/2 गुणा, उल्टा कर देंगे 2/5, 2 से 2 कट गया, 3/5 मिला। यानी क्या मिली, एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी इन दो वास्तविक संख्याओं की हमने भाग कराई तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, एक वास्तविक संख्या। घटाने की एक रह गई, आप घटा के देखें, ये भी घटाने का ही हो गया बेसिकली। 5/2 - 3/2 क्या मिला, 2/2।
हर बराबर होते हैं तो अंश घट जाते हैं, 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 यानी 1। तो दो प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम घटाएंगे तो भी हमें एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी संक्रियाएं हैं, ये चलती हैं, यानी समवर्ग नियम का पालन करती हैं। इसी तरीके से सभी संख्याएं क्रम विनिमय का नियम पालन करती हैं। जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय का पालन होता है, घटाने और भाग में क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है। ये चीजें सब आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा मैंने रिवीजन आपको करा दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, आइए समझते हैं। एक मैथमेटिशियन हुए हैं यूक्लिड, जिन्होंने पूरी हमारी रेखा गणित की जो नींव रखी है इन्होंने ही रखी है। तो उन्हीं ने इन नंबर सिस्टम में यानी वास्तविक संख्याओं पर इस प्रमेय को दिया। उन्हीं के नाम पे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाग करते हैं, जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं a और b। a से हमने b को भाग किया या b से हमने a को भाग किया। आपकी बुक में जो है ये दिया हुआ है a और b। b से हमने जब a को भाग किया तो कुछ बार जाएंगे, ठीक, जिसे हमने बोल दिया q। बार डालने पर कुछ आया और शेष पर बचेगा r। ठीक, यानी यदि हम 2 से भाग करें 5 को तो 2 दूनी 4 और 1 क्या बचा, शेष बचा। तो ये छोटे क्लासेस में आपसे कहा गया था कि इसे चेक कर लें, आंसर्स को क्या करें, चेक करें, इन दोनों की गुणा कर लें, 2 गुणा 2 और भागफल जोड़ लें। अगर इस संख्या के बराबर आ जाता है यानी कि आपका भाग जो है वो सही हुआ है। तो हम लोग छोटे क्लासेस में 4th में या 3rd क्लास में इस तरीके से इसे चेक कर लेते थे, 2 और 2 की गुणा 4 और 1 बराबर 5। तो हमारा इस 5 के बराबर आंसर मिल गया और हम लोग खुश हो जाते थे कि हाँ हमारा उत्तर भाग जो है हमारी सही है। तो ये जो हम चेक करने का तरीका अपनाते थे वो यहीं से अपनाते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इन्होंने जो प्रमेयिका दी है उसको लिए कहा गया है कि a बराबर b गुणा q प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और इसको हम लगाते हुए आए हैं। देखें, भाज्य हमारा कितना है 5, भाजक 2 है, भागफल भी 2 है। भाजक और भागफल की हमने गुणा करा दी और 1 जोड़ दिया जो कि शेषफल है। तो यही तो किया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्या आ गया, भाज्य के बराबर हमारा आ गया। तो ये हमारी प्रमेयिका होती थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम नहीं जानते थे और हम उसका उपयोग करते रहते थे। तो यहाँ पर ये यूक्लिड ने दी, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यहाँ r पर हमारी कंडीशन क्या हो सकती है, यानी r का जो मान है वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा किससे छोटा होगा, जो b होगा हमारा इससे छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा क्या होगा, बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, यानी जब भी हम शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल जो है भाजक से छोटा होगा और या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। इस उदाहरण में देखें, शेषफल हमारा 1 मिल रहा है। अगर हमारे पास भाज्य होता 4 तो 2 दूनी 4 और ये शेषफल क्या हो गया 0। क्या शेषफल कभी ऋणात्मक हो सकता है, यानी यहाँ जो चीज बचेगी वो कभी हम 4 से बड़ी डाल सकते हैं, वो नहीं पड़ेगी बड़ी, यानी कभी भी हमें यहाँ ऋणात्मक चीजें नहीं मिलेंगी। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि शेषफल हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कि वो 0 से छोटा नहीं होगा, अर्थात हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन भी हमें याद रखनी है इस प्रमेयिका में कि जो शेषफल है वो 0
और भाजक के बीच ही हमेशा मिलेगा, या 0 मिलेगा या भाजक से छोटा मिलेगा। ठीक है, दोबारा से समझ लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a हमारा भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। ठीक है, इस तरीके से हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दी गई है और इसे हमें याद कर लेना, समझ लेना। ये स्टेटमेंट है तो इसे हमें याद कर लेना है प्रमेय को, कि यह प्रमेय है, इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है, ये हमें ध्यान रखना है और शेषफल की कंडीशन हमें अच्छे से याद रखनी है। इसका प्रयोग हम ज्यादातर क्या करते हैं, HCF निकालने में करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक जब हमें निकालना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमें दे दिया गया कि कोई एक उदाहरण हम ले लेते हैं आपकी बुक से, 4052 और 12576, 4052 और 12576 का मासा ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा ज्ञात कीजिए। तो हमने मासा की भाग विधि जो है पढ़ रखी है, तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग कर देते हैं। ठीक, यानी 4052 से 12576 को हमने भाग कर दिया। 4 तियां 12, 3 बार जा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाथ से ले 3 चौक 12, 6 में से 6 घटाए 0, 7 में से 5 घटाया 2, 5 में से 1 घटाया 4, 420 आया, जो कि हमारा शून्य नहीं है। ये प्रक्रिया कब तक निकलेगी, जब तक ये शून्य नहीं आएगा। तो हम 420 से फिर हम भाग करेंगे 4052 को, तो 4 पंजे 20, 4 ढाई 40 हो जाएंगे। 4 नेम बार डाल के देख लेते हैं, 9 0 को 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, 2 में से 0 घटाए 2, 15, 15 में से 8 घटाए 7, यहाँ रह गया 9, 9 में 7 घटाए 2, 272, फिर 420 एक बार चला जाएगा, 272, 10 में से 2 घटाए 8, 11, 11 में से 7 घटाए 4, 148, 272। चलो यहाँ बच्चे 148। अब हमें 148 से फिर भाग कर लेनी है किसे, 272 को, तो फिर एक बार चला जाएगा, यानी 148। तो 12 में से 8 घटाए 4, 6 में से 4 घटाए 2, ये फिर 148, फिर एक बार गया 124, 4 में से 8 में से 4 घटाए 4, 4 में से 2 घटाए 2, फिर 124, तो 2 पंजे 10, 5 बार डाल दो, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 बचे, फिर 24, 4 छंग 24 और शेषफल कुछ नहीं बचा। यानी यहाँ पर जाकर हमें ये आपको 24 से घटाया हमने 120, 120 के बाद ये यहाँ 4 शेष बच रहे हैं, या आपको 4 दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, फिर 4 शेष बचे, तो 4 से हम 24 को फिर भाग करेंगे, तो 4 छंग 24 कुछ नहीं बचा। तब हम कह देते कि ये 4 हमारा क्या है, मासा है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आगे बढ़ती है और मासा को डिफाइन करती है, मासा को परिभाषित करती है कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने के बाद आपको r बराबर 0 मिल जाए, जब r बराबर 0 मिल जाए तब जो b का मान होगा वही हमारा मासा होगा। अंतिम स्टेप में अंतिम पद जब हम कर रहे होंगे, जब r बराबर 0 मिल जाए और जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा, मासा होगा।
तो अंतिम पद ये रहा हमारा, 4 से हमने भाग किया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये जो 4 है वो हमारा मासा है। इन स्टेप्स को हम किस तरीके से लिखते हैं उन्हें समझ लें। देखें इस क्वेश्चन को, ये तो हमारा छोटे क्लास का एक मेथड है, लेकिन बेस जो हमारा बेस यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही इसका हमारा बेस है। यदि हमसे कहता है कि इसका मासा बताइए, इस तरीके से हम कर देते हैं तो आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि यह यूक्लिड प्रमेय का द्वारा ही किया गया है। अब बात आती है कि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को यूक्लिड प्रमेय का के हिसाब से कैसे करेंगे। तो देखें प्रश्न हमारे पास क्या है। प्रश्न हमारे पास है कि 4052 और 12576 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम इसमें यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे। हम कहेंगे 4052 जो है 12576 से क्या है, छोटा है। अतः 4052 से 12576 को भाग करने पर, या इसमें हम लिख सकते हैं यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। पहले स्टेप में स्टेप नंबर 1 इस तरीके से लिख लो, 4052 और 12576 में यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब यहाँ पर हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यानी 4052 से 12576 को भाग करेंगे। भाई छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग कर सकते हैं, अर्थात भाजक हमारा क्या होगा 4052, जिसे हमें भाग करके देखना होगा, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं। अब यूक्लिड प्रमेयिका के हिसाब से हमें ऐसे लिखना होगा, यानी कि हमारा होगा 12576 बराबर 4052 गुणा, ये b का मान आ गया, q की जगह क्या आएगा, जो हमारा भागफल होगा, तो भागफल हमारा 3 आया, और प्लस में शेषफल होगा, शेषफल हमारा आया 420। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा r कितना है, यानी जो शेषफल है वो 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ कहेंगे शेषफल 0 नहीं है, यानी कि यहाँ जो 420 आया वो हमारा शेषफल आया, जो कि 0 नहीं है। यानी अतः दूसरी स्टेप में फिर हमें करना पड़ेगा, यहाँ लिख लो अतः। अब क्या करना पड़ेगा, यानी जो शेषफल है r और b, इसमें पुनः हमें, क्योंकि हमें r और b की तो बात करनी है यहाँ पर, ठीक है, रिमाइंडर 0, जो शेषफल है वो 0 चाहिए, और मासा हमारा b होगा, तो b से फिर हमें भाग करनी पड़ेगी। अब देखिए 4052, अब 420, अब इसमें छोटा कौन हो गया, जाहिर सी बात है शेषफल छोटा होगा, तो शेषफल से पुनः इसे हमें भाग करेंगे। नंबर 2 में कहेंगे 420 और 4052 में पुनः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर इसका फिर हम प्रयोग करेंगे, जो कि हमने देखिए यहाँ पर किया है। 420 से जब भाग किया है तो 9 बार गया, तो इसको फिर हम लिखेंगे 4052 को भाग किया है, तो ये हमारा भाज्य हो गया, भाजक जो पुराना शेषफल था वो हमारा भाजक हो गया 420, और बार कितना गया है, फिर हमारा बार कितना गया 9,
गुणा 9 प्लस शेषफल कितना बचा 272। फिर ये देखिए 272 जीरो नहीं है, यानी फिर हम लिखेंगे 272 बराबर नहीं है जीरो के, अतः पुनः ये दिख रही है क्या, मैं नीचे तो नहीं आ गया आपके, अतः पुनः देखिए 272 और 420 और 272 में यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, अब नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखें अब हमें 420 और 272 में फिर हमें प्रयोग करना है, यानी 420 को भाग करना है 272 से, यानी ये आपकी स्टेप नंबर 1 2 तीसरी हो सकती है, डालना चाहे नंबर डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। यानी 420 बराबर भाग करना है हमें 272 से, यानी भाजक हो गया, गुणा 272 से भाग करने पर बार कितना गया 1 और शेषफल कितना बचा 148, तो गुणा 1 प्लस 148, तो यहां लिखेंगे 148 जो कि है फिर जीरो के बराबर नहीं है, अतः 272 और 148 में पुनः, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम इसका प्रयोग करेंगे, तो ये स्टेप नंबर हो गई आपकी 4, ये 3 यहाँ ना डाल के यहीं लिखो, ये तीसरी स्टेप हो गई, ये चौथी स्टेप पे हमें जाना पड़ा, यानी 272 बराबर 148 गुणा, फिर हमारा 272 को जो हमने 148 से भाग किया तो एक बार गया, और शेषफल हमें फिर मिला 124, फिर यहाँ लिखेंगे अगली स्टेप में 124 बराबर नहीं है जीरो के, अतः 148 और 124 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक, थ्योरी आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, क्योंकि इतनी बार ये लिखनी पड़ेगी आपको। तो 148 को लिखेंगे, 124 से भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 24। 24 पुनः हमें जीरो नहीं मिला, तो अगले स्टेप पे जाएंगे, लिखेंगे 24 नहीं है बराबर जीरो के, अतः 124 और 24 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब 124 को जब हम 24 से भाग देंगे तो हमारे बार जाएंगे 5, कितने बार जाएंगे 5, और शेषफल बचेगा 4। ठीक, तो ये भाग हमें सब करती रहनी है, हटाना पड़ेगा भाई, सब थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो रहा है। देख, अब अगली स्टेप में 7वीं स्टेप आ गई आपकी, यहाँ 24 और 4, यानी 4 आपका जीरो के बराबर नहीं आया, जो कि क्या था शेषफल, अतः 24 और 4 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
का प्रयोग करने पर 4 और 24 में जब हम प्रयोग करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएंगे और शेषफल बचेगा 0। 4 छंग 24। अब यहाँ पर r हमारा क्या हो गया, जो r आ गया, जो शेषफल है वो 0 हो गया। तो जैसे ही शेषफल 0 हो गया वैसे ही यहाँ पर मासा कितना हो गया, 4, जो कि हमारा अंतिम b का मान है। तो जैसे ही हमारा शेषफल 0 हुआ वैसे ही हमें मासा कितना मिल गया, 4 मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस स्टेप को हमें रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक हमें शेषफल 0 नहीं मिले, और जहाँ शेषफल 0 मिलेगा तो उस स्टेप में जो b का मान होगा वही हमारा मासा कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देखा है, नहीं तो इसे एक बार और देख लीजिए और आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।